हेलो स्टूडेंट। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के विषय में हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें डबल सॉल्ट और पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि पर्टिकुलर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, उसमें कौन कौन से टर्म यूज करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने एक टर्म यूज किया था लिगेंड। लिगेंड हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद जो है वो फर्दर जो उसमें चिलेट के विषय में थोड़ा तो हम लोग डिस्कस किए थे, लेकिन हम चिलेट को आज थोड़ा डिटेल में लेके बताएंगे। तो उसमें अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें ऑलरेडी पहले हम लोग जो है लिगेंड की बात किए थे, लिगेंड। और लिगेंड में हम लोगों ने देखा था कि पर्टिकुलर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई भी एनायन है या न्यूट्रल एलिमेंट है या कोई भी कटायन है, जो सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है वो हमारा लिगेंड की कैटेगरी में आएगा। जैसे हम लोगों ने देखा था कि FeCN6 है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम जो है 4+ ले लेते हैं, 4- ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा सेंट्रल मेटल हो गया, ये हमारा मेटल है, और इस मेटल को साइनाइड जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो साइनाइड होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा। तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि पर्टिकुलर कोई भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी हमारा सेंट्रल मेटल को जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो हमारा जो है लिगेंड की कैटेगरी में आएगा, लिगेंड की कैटेगरी में आएगा। और इसके बाद टाइप ऑफ लिगेंड में हम लोगों ने देखा था मोनोडेंटेट, है ना, मोनोडेंटेट पढ़े थे। फिर जो है डेंटेट, सेकंड में हम लोगों ने बाइडेंटेट, है ना, बाई, फिर थर्ड में ट्राइडेंटेट, फोर में टेट्राडेंटेट, है ना, टेट्रा, फिर टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, है ना। तो इस तरह से जो है 6 हेक्साडेंटेट तक हम लोग पढ़ लिए थे। तो ये इसके एग्जांपल भी हम लोग ने देख लिया था कि बाइडेंटेट में कौन कौन सा एग्जांपल है, ट्राइडेंटेट में कौन सा एग्जांपल है, टेट्राडेंटेट में। तो ये ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे। तो अगर आप लोग क्लास को नहीं देखें तो आप वहां पे जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हैं। और लिगेंड का पूरा डिटेल मैंने वहां पे दे रखा है, कौन सा फार्मूला है उसका नाम क्या है, कितने डेंटेड, कितने साइड से वो डोनर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये सब चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी उसमें प्रोवाइड कर रखा है। तो आज हम लिगेंड की बात नहीं करेंगे। अब हमारा जो है एक टर्म आता है चिलेटिंग लिगेंड हमारा। अब वहां पे अब डिटेल में हम लोग स्टडी कर रहे होंगे कि चिलेटिंग लिगेंड। अगर हम चिलेटिंग लिगेंड की बात करते हैं, चिलेटिंग लिगेंड, तो अगर हम चिलेटिंग लिगेंड की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो चिलेटिंग टर्म जनरेट हुआ है, ये जो चिलेटिंग टर्म जनरेट हुआ है वो चिली से जनरेट हुआ है। और चिली का ग्रीक वर्ड्स है, ये चिली हमारा ग्रीक वर्ड्स, और इसका मतलब होता है क्ला। क्या होता है? क्ला। क्ला का मतलब है कि ये जनरली ये क्रैब, जो क्रैब या कह सकते हैं स्कॉर्पियन, उनका जो क्ला होता है वो उनका देखेंगे क्ला इस तरह से होता है। इसी से जो है अपने कोई भी प्रे होता है, उनका कोई भी शिकार होता है तो क्या करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, है ना। उनका पंजा होता है ना ऐसे, जो क्रैब का भी देखेंगे ऐसे होगा, बिच्छू का भी देखेंगे ऐसे होगा क्ला। वो सब क्या करते हैं, जब अपने प्रे को पकड़ते हैं, जब ऐसे पकड़ेंगे तो यहाँ पे एक राउंड स्ट्रक्चर जनरेट करेगा, उनके फ्रंट से एक सर्कुलर स्ट्रक्चर जनरेट करता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जब अपने प्रे को पकड़ते हैं, ये साइक्लाइजेशन जो होता है, इसी को हम बोलते हैं चिलेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे चिली मतलब क्ला का मतलब इसी से जनरेट किया गया है कि अगर कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड इन द सेंस लिगेंड है, अगर वो सेंट्रल मेटल से जुड़ के रिंग लाइक स्ट्रक्चर जनरेट करता है तब हम उसे बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें एथिलीन डाइएमीन CH2 और यहाँ पे हम NH2 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम NH2 ले लेते हैं, NH2, और यहाँ पे हम आयरन मान लो सपोज करिए ले लीजिए। तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है। ये हमारा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है इसी को हम बोलते हैं चिलेटिंग। मतलब ये जो हमारा सिस्टम होता है वो हमारा कहलाता है चिलेटिंग लिगेंड। मतलब ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। अब ये चिलेटिंग से होता क्या है, अगर चिलेटिंग ये रिंग स्ट्रक्चर बनाना तो होता क्या है। जैसे ऐसे सपोज करिए आप क्या करते हैं, एक के बाद एक लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। सब लोग जो है मतलब 8-10 लोग मान लीजिए सपोज करिए है, सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे लाइन से खड़े हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के लाइन से खड़े हैं। अब क्या होगा कि लास्ट पर्सन होगा क्या होगा, एक हाथ तो पकड़ा होगा
लेकिन ये हाथ उसका फ्री होगा। जब ये हाथ फ्री होगा तो क्या होगा, कोई भी पर्सन इसको पकड़ के खींच सकता है। इसको ये हाथ फ्री है तो इसको पकड़ के कोई भी खींच सकता है, लेकिन सब लोग सर्किल में खड़ा हो जाइए, सब लोग सर्किल में खड़ा हो जाइए, सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ा हो जाइए। तो जब सर्किल में खड़ा होंगे तो पहले हाथ पकड़ के खींचने के लिए उस सर्किल को ब्रेक करना पड़ेगा। जब उस सर्किल को ब्रेक करेंगे तब हाथ फ्री होगा, फिर उसके बाद हैंड पकड़ के खींचेंगे। तो कहने का सेंस है कि रिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन स्ट्रेट चेन। अगर हम स्ट्रेट चेन है तो मेरा हाथ फ्री है, उसको पकड़ के कोई भी खींच सकता है। लेकिन अगर रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो पहले उस रिंग को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, पहले रिंग को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, फिर उसके बाद विड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि अगर कोई भी लिगेंड है अगर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तो उसका मतलब है कि वो लिगेंड की वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है कॉम्प्लेक्स के। मींस इफ रिंग इज फॉर्म, मतलब चिलेटिंग लिगेंड अगर, या कह सकते हैं चिलेट इज फॉर्म, चिलेट इज फॉर्म, देन कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल, कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। तो कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल होगा एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड व्हाट, चिलेटिंग इफेक्ट, चिलेटिंग इफेक्ट। तो कभी कभी आपको जो बोर्ड के एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द चिलेटिंग इफेक्ट, व्हाट इज द चिलेटिंग इफेक्ट है इन द सेंस सिंपली आप कह सकते हैं कि व्हेन लिगेंड फॉर्म एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, when ligand form a cyclic structure with the metal, then complex are stabilized and this effect is called chelating effect। तो सिंपली आपको माइंड में ये रखना है कि चिलेटिंग इफेक्ट अगर पूछता है तो आपको सिंपली ऐसे करना है कि पर्टिकुलर कोई भी लिगेंड है अगर वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है मेटल से तो वो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाता है। और जब कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा तो उस फैक्टर को, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं चिलेटिंग इफेक्ट। क्लियर है? तो पहली चीज तो चिलेटिंग इफेक्ट से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है। दूसरा कैसे होता है कि अगर 5 मेंबर अगर लिगेंड है जिसमें 5 मेंबर हो, 5 मेंबर का मतलब देखो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 मेंबर है, तो 5 मेंबर तक हमारे जो है अनसेचुरेटेड होते हैं, सॉरी मतलब सेचुरेटेड केस होता है। सेचुरेटेड केस का मतलब है कि सब में सिंगल बॉन्डेड होता है, तब तो स्टेबल है। अगर 5 मेंबर के नीचे अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। दूसरी चीज की जब 5 से 6 जाएगा, 6 मेंबर अगर है या 6 से ऊपर है तब हमारा जो है डबल बॉन्ड आएगा। तो कहने का सेंस है कि सेचुरेशन और अनसेचुरेशन के लिए क्या होगा, सेचुरेशन का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड जिसमें ना हो। अगर सेचुरेटेड की बात करें, सेचुरेटेड का मतलब है कि अप टू 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर। और अगर अनसेचुरेटेड की बात करें, अनसेचुरेटेड का मतलब कि अब एबव 6 मेंबर, ये 6 मेंबर प्लस 6 या 6 मेंबर से ऊपर जो रहते हैं तब हमारा अनसेचुरेटेड स्टेबलाइज करता है। तो ये हमारा एक चिलेटिंग का कॉन्सेप्ट हो गया कि पर्टिकुलर चिलेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे वर्क कर रहा होता है। अब हमारा चिलेटिंग इफेक्ट हो गया। अब इसके बाद जो हमारा जो सेकेंड टर्मिनोलॉजी है चिलेटिंग के बाद, वो है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हम कोऑर्डिनेशन, इसके बाद हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है, इससे क्वेश्चंस आपको बहुत पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर लेते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स लेते हैं, उसमें मेटल को जितने साइड से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया जाता है, जितने पॉइंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ लिगेंड्स, वो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं K4 FeCN6 ये ले लेते हैं, तो यहां पे ये जो मेटल है, इसको जितने पॉइंट से इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा, जितने लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो इसका मतलब यहां पे देखेंगे तो इस मेटल को जो है Cn कितने है, 6 है। 6 जो है Cn जो है इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर इसको बोलते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए सपोज करिए हम ये ले लेते हैं AgCN2,
ट्वाइस, ये ले लेते हैं AgCN ट्वाइस, ये ले लेते हैं। और इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने तो CN ट्वाइस है, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम ये ले लें आयरन C2O4, ठीक है, थ्राइस, ये हमारा ये कॉम्प्लेक्स है। तो ये कॉम्प्लेक्स C2O4 ये कॉम्प्लेक्स है। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे देखने में तो लग रहा है कि यहाँ पे 3 लिगेंड है, देखने से लग रहा है कि यहाँ पे 3 लिगेंड है, तो यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हमको ये देखना है कि कितने डोनर साइट हैं, कितने लिगेंड, जो लिगेंड है वो कितने डोनर साइट रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो CN है, तो CN हमारा अकेले होता है, CN हमारा अकेले होता है, तो एक समय में एक डोनेट करेगा, तो 6 है तो 6 डोनेट किया, यहाँ पे 2 है तो 2 डोनेट किया। लेकिन इसके केस में हमारा ऑक्सलेट है, C2O4 ऑक्सलेट है, तो ऑक्सलेट का मतलब क्या हुआ, COO माइनस ये, तो इसका मतलब ये डोनर साइट हुआ, एक ए डोनर साइट हुआ। तो यहां पे अगर हम एक C2O4 की बात करें, एक C2O4 की बात करें तो 2 डोनर साइट हुआ, तो यहाँ पे 3 जो है डोनर साइट है, 3 ऑक्सलेट है, यहाँ पे 3 ऑक्सलेट है। देखो यहां पे अगर हम ऑक्सलेट की बात करते हैं तो एक ऑक्सलेट लेंगे तो एक डोनर साइट यहां हुआ, एक डोनर साइट यहां हुआ। तो अगर एक ऑक्सलेट लेंगे तो 2 डोनर साइट हुआ, तो यहाँ पे 3 ऑक्सलेट है, तो टोटल कितने डोनर साइट हो गए, 6। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम ये ले लें इन का केस, एथिलीन डाइमीन, जैसे सपोज करिए यहाँ पे हम ले लेते हैं आयरन, ठीक है, H2O EN ट्वाइस Cl, ये ले लेते हैं। अगर इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना हो, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आपको देखना है कि हमारे इस मेटल को कितने जो है डोनर साइट इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो यहां पे देखिए H2O है, एक ए डोनेट करेगा, Cl है, एक ए डोनेट करेगा, क्योंकि Cl के फॉर्म में रहता है, H2O के फॉर्म। लेकिन यहाँ पे देखो इन है, इन को हम लोग क्या बताते थे, इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन का फार्मूला क्या है, CH2 NH2, यहां हो गया NH2, यहां हो गया, ये हमारा इथाइलिन का फार्मूला है, इन का फार्मूला है। तो यहां से एक डोनर साइट हुआ, यहां पे दूसरा डोनर साइट हो गया। तो इसका मतलब अगर एक इन की बात करें तो यहां पे दो डोनर साइट है, और यहां पे इन कितने हैं, 2। अगर हम एक इन का नाम होता है इथाइलिन डाइएमीन, तो एक इन लेते हैं तो दो डोनर साइट हो गए। तो यहाँ पे 2 इन है तो कितने डोनर साइट हो गए, 4। इसका मतलब एक डोनर साइट इसका है, एक डोनर साइट इसका है, 4 डोनर साइट इससे हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 6। इसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 हो गया। अगर इसी तरह से ये तो हमारा इस तरह से होगा। अगर मान लीजिए सपोज करिए अगर आपको ये दे दिया जिंक, यहां पे EDTA दे दिया, इस तरह से दे दिया। अब पूछ दिया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो अगर इसका कोऑर्डिनेशन क्या होगा तो हम लोग पढ़े थे EDTA हमारा क्या है, एथिलीन डाइएमीन ट्राइएस्टिक एसिड, टेट्राएस्टिक एसिड, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड। तो यहां पे इसका जो फार्मूला हम लोगों ने देखा था CH2 यहां N है, यहां N है, ठीक। तो यहां पे हमारा क्या था, CH2COO माइनस, और यहां पे क्या था, CH2COO माइनस, यहां पे CH2COO माइनस, और इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है। तो देखिए यहां पे एक, यहां पे एक यहां 3, एक यहां 4, यहां 5, यहां 6, मतलब यहां पे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने डोनर साइट हुए, 6। ये है हमारा EDTA ऑलरेडी हम लोग टाइप ऑफ लिगेंड में इसको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे EDTA का मतलब क्या होगा, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएस्टिक एसिड, तो इसके कितने डोनर साइट हुए, 6। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हम ये कह सकते हैं
कि कोऑर्डिनेशन नंबर में सिंपली हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल को जितने पोजीशन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा होता है, जितने पोजीशन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा, जितने डोनर साइट होते हैं, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो आई थिंक ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ओके, अब जो है हमारा हम लोग आगे बात करते हैं ये कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हो गई। अब इसके बाद जो आता है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक जो है नेक्स्ट टर्म है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स लेते हैं, जैसे हमने ले लिया K4 FeCN6 ये है, तो ये आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसी को हम बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसी स्फीयर के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी होती है। मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके अंदर जो भी चीजें रहेंगी सब साथ साथ रहेगा, वो आपस में ब्रेक नहीं करेंगी। इसके बाहर के सब ब्रेक कर जाएंगे, प्लस माइनस में ब्रेक कर जाएंगे, लेकिन इसके अंदर का जो है कोई भी आयंस या लिगेंड्स ब्रेक नहीं करता है, और उसी के अकॉर्डिंग उसकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स लेते हैं, कहीं पे भी कोई कंपाउंड है, अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख गया, इसका मतलब है कि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो स्फीयर, जैसे स्फीयर मतलब क्या हुआ, एक तरह से कह सकता है कि एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जिसे हम बोलते हैं, तो ये हमारा स्फीयर हो गया। और कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि लिगेंड इसको डोनेट करता है, तो कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जो कॉम्प्लेक्स में जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये हो गया। इसके बाद हमारा जो टर्म आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट जो टर्म है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको 11th में भी बताया गया होगा कि कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल रहे होते हैं। जिसका मान निकालना होता है उसका हम x मान लेते हैं, है ना, फिर फर्दर सबका रख के जो नेट होता है उसको हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम इस कॉम्प्लेक्स का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाह रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का निकालेंगे, तो मेटल का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं तो इसका x मान लेंगे। अब पोटेशियम के 4 है, तो तो पोटेशियम के का कितना होता है, के का अगर 19 ले लें तो यहाँ पे हमारा 2 8 8 1 होता है, आउटर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन से डोनेट करेगा तो +1 हो जाएगा, तो इसका मतलब पोटेशियम का हमारा कितना होता है +1। तो 4 है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 4 है तो +4 हो जाएगा, 1 का +1 तो 4 का +4, प्लस आयरन का हम x मान लेते हैं, आयरन का हमको निकालना है, प्लस यहाँ पे देखिए Cn है, तो Cn किस फॉर्म में रहता है, Cn माइनस के फॉर्म में रहता है, तो एक Cn का 1 माइनस, तो यहाँ पे 6 Cn है तो कितने माइनस, 6 माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस 6। इस पर कोई चार्ज है नहीं है, बराबर 0 कर देंगे। अब यहां से करेंगे तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए +4 प्लस x माइनस, ये प्लस माइनस मिलकर 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहां से x इक्वल टू करेंगे तो क्या, ये माइनस उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, +4 उधर जाएगा तो -4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2। इसका मतलब आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +2 है। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए हम ये ले लेते हैं PtCl6 2 माइनस, Pt प्लेटिनम Cl6 प्लेटिनम PtCl6 और ये 2 माइनस दे दिया, तो यहाँ पे हमको प्लेटिनम का निकालना है, तो प्लेटिनम का निकालना तो x मान लेंगे, प्लस क्लोरीन है, तो क्लोरीन हमारा क्या होता है, क्लोरीन हमारा -1 में रहता है, तो यहाँ 6 है तो यहाँ पे -6 हो जाएगा। दिस इक्वल टू टोटल हम लिखेंगे, तो टोटल ये जो पावर में होता है, जो चार्ज होता है पावर में, वही हमारा टोटल हो गया, तो ये -2 कर देंगे। अब यहाँ से जब करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, और ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6, तो x इक्वल टू कितना आ गया, +4। इसका मतलब इसमें प्लेटिनम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो इस तरह से जो है पर्टिकुलर किसी भी कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन आता है आप लोगों को 12th में आएगा, नहीं तो आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, बोर्ड के एग्जाम में आएगा, बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, जैसे नीट, IIT ये सब में आएगा।
और बहुत इंपॉर्टेंट ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। हम लोग और भी कर लेते हैं कुछ, जैसे CONH3 5Cl, CONH3 5Cl, ठीक है, और यहाँ पे हमने Cl2 दे दिया। अब इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। तो जब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो कोबाल्ट का हमको क्या मानना है, X मान लेंगे, प्लस अमोनिया है यहाँ पे, तो अमोनिया सिंपली एज यूजुअल NH3 के फॉर्म में रहता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम 0 मानते हैं। NH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, H2O का हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, कार्बोनिल CO कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है ना। तो ये जहां पे भी ये सब रहते हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हम 0 मानते हैं। तो यहाँ पे NH3 का 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 हो गया NH3 का पूरा, प्लस यहाँ पे क्लोरीन आ गया, तो क्लोरीन का -1 लेते हैं तो -1 हो गया, फिर यहाँ पे क्लोरीन आ गया, फिर यहाँ पे क्लोरीन आ गया, तो 2 क्लोरीन है तो अगेन प्लस -2 हो गया, दिस इक्वल टू 0। या सीधे 3 क्लोरीन है तो -3 एक साथ लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, X -3 हो जाएगा, दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे X इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3। इसका मतलब कोबाल्ट किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ये ले लेते हैं NiCO4 और यहाँ पे +2 दे देते हैं, +2। अब यहाँ पे हमको निकेल का निकालना है, तो निकेल का क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। कार्बन, ये कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल का हमें क्या बताया था, 0, तो कार्बोनिल 0 तो +0 हो जाएगा, दिस इक्वल टू नेट जो पावर में होता है, तो यहाँ पे 2 प्लस है, तो ये हमारा नेट हो गया, तो यहाँ पे 2 +2 लिख देंगे। अब यहाँ से X बराबर क्या आ गया, +2। इसका मतलब कोबाल्ट पे कितना हो जाएगा, निकेल पे कितना हो जाएगा, +2 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम ये ले लेते हैं COEN5H2OCl, ये लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं और यहाँ पे 2 प्लस ले लेते हैं, ठीक। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, देखिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का बताना है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना, तो हम X मान लेंगे, प्लस इन की बात करेंगे, तो इन हमारा एथिलीन डाइएमीन, मतलब ये NH2 CH2 CH2 NH2, ये हमारा एथिलीन डाइएमीन है। तो एथिलीन डाइएमीन पे कोई चार्ज है नहीं है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा, तो ये इसका इन का 0 हो गया। अभी मैंने बताया वाटर का भी हमारा 0 होता है, 0 कर दिया। क्लोरीन है, क्लोरीन का -1 होता है, तो यहाँ पे प्लस -1 कर दिए, और दिस इक्वल टू व्हाट, टोटल नेट, तो नेट क्या है, 2 प्लस है, तो यहाँ पे 2 + 2 लिख देंगे। अब करके देख लो आप, X हो गया, ये माइनस है तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 1, दिस इक्वल टू क्या, 3, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, प्लस इसको कर सकते हैं, तो ये हमारा +3 हो गया, तो ये कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3। तो इस तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर आपको दे देता है, तो इस तरह से हम उस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो किस लिगेंड का कितना माइनस होता है। जैसे ऑक्सलेट में हमने 2- दे दिया है ना, ऑक्सलेट में हम 2- दे दिया, अगर EDTA दे देता है, अगर सपोज करिए हम ये ले लेते हैं आयरन दे दिए और यहाँ पे EDTA कर दिए, EDTA, अब ये दे दिए, हम आपसे कॉम्प्लेक्स पूछ दिए, यहाँ पे आपको दे दिए, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस दे दिए, एक माइनस है। अब यहाँ पे माइनस हो गया, तो अभी हमको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो लिगेंड है, जो लिगेंड होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, कितना होगा। तो आप जब पढ़ेंगे लिगेंड का, जब स्टडी करेंगे, उसमें बहुत सारे लिगेंड हमने दे रखा है, तो उसका जब स्टडी करेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि किस पर माइनस होता है, किस पे प्लस हो जाता है, या जब हम नॉमेनक्लेचर में बताएंगे तो लिगेंड को क्या नाम देते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे EDTA है, तो EDTA का भी हमने स्ट्रक्चर बताया था कि यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे N है, तो यहाँ पे CH2 COO- है, यहाँ पे CH2 COO- है, यहाँ पे क्या है N, फिर यहाँ पे CH2 COO- है, फिर यहाँ पे क्या है CH2, फिर यहाँ पे COO- है। तो अब देखो क्या होगा,
यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे दो डोनर, यहाँ पे दो डोनर साइड है, तो टोटल हेक्साडेंटेड हो गया, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, हेक्साडेंटेड है, मतलब 6 डोनर साइड है। लेकिन 6 डोनर के साइड साथ इस पे चार्ज कितने हैं, केवल 4 माइनस है, 2 to 4, ये हमारे न्यूट्रल है दोनों, तो 4 माइनस है, तो यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, 4 माइनस रखेंगे, तो यहाँ पे x की आयरन की x मान लिए, इसका क्या मानेंगे 4 माइनस 6 नहीं मानेंगे, हेक्साडेंटेड तो है, 6 डोनर साइड है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये दोनों न्यूट्रल हैं तो इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम केवल माइनस वाले को पार्ट को कंसीडर करेंगे। इसका मतलब x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस 4, तो x इक्वल टू क्या हो गया, +3। तो आपको बताने का सेंस ये है कि जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो जिस मेटल का निकालना होता है उसको x मान लेते हैं, बाकी जितने भी लिगेंड होते हैं उनका हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, माइनस है कि प्लस है, जो भी है हम उसका जो है लिखते हैं और टोटल नेट कर देते हैं जो पावर होता है। अगर पावर पे नहीं है तो 0 कर देंगे, जैसे इसके केस में K4 एफिशिएंसी के केस में किया था। अगर पावर में कुछ है तो जो रहेगा प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, उसको हम करके कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट का व्यू हो गया। तो ये इससे क्वेश्चंस आते हैं, आपके बोर्ड में भी आएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस लिगेंड का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, किस लिगेंड का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा -1 होता है, -2 होता है, तो उस हिसाब से हम लोग जो है कैलकुलेट कर रहे होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद जो है, इसके बाद हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो अक्सर आपको जो है बोर्ड के एग्जाम में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत बार आता है, मैक्सिमम टाइम आता है, वो है हमारा EAN रूल। EAN इसे हम बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि आपको कॉम्प्लेक्स दे देगा, अब कॉम्प्लेक्स देने के बाद पूछ देगा व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें क्या होता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का सिंपली ये कह सकते हैं हम कि जो मेटल होता है, मेटल में आफ्टर लिगेंड डोनेटिंग, जो लिगेंड होते हैं इलेक्ट्रॉन देने के बाद, मेटल है, मेटल में लिगेंड जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टोटल उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं वही उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। कहने का सेंस ये है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स आप ले लीजिए, मेटल का जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल में, प्लस लिगेंड के द्वारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया जाएगा, वो टोटल मिला के जितने उसके एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल में, वही हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं K4 Fe6, इसी का ले लेते हैं K4 Fe6, ये ले लिया। अब पूछ देगा व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द पर्टिकुलर कंपाउंड्स। तो सबसे पहला प्रोसेस हम लोगों को क्या करना है कि इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है कि हर मेटल का हर कॉम्प्लेक्स में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो पहले हमको उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे पोटेशियम का +4 हो जाएगा, आयरन का हम x मान लिए और साइनाइड का -6 हो जाएगा, दिस इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू करेंगे +2। इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हम इसलिए निकालते हैं कि जिस कंडीशन में मेटल रिएक्शन किया है वो एक्चुअल में उसका स्टेट क्या है, +2 है, +1 है, -1 है, -2 जो भी है, हम पहले मेटल का स्टेट कैलकुलेट कर रहे थे तो किस स्टेट पे ये जुड़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आयरन हमारा +2 है, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए आयरन +2 में था, और आयरन +2 में होने का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आयरन 2 इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर चुका है। तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का मतलब क्या होगा कि देखो आयरन हमारा कितना होता है 26 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 26 हुआ, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो टोटल आयरन का हमारा 26 है। लेकिन आयरन यहाँ पे किस फॉर्म में +2, तो +2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो यहाँ पे 24 हो गया,
2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो 24 हो गया। अब 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब क्या है देखो, यहाँ पे Cn है, कितने हैं 6 है, और एक लिगेंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एक लिगेंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो यहाँ पे 6 लिगेंड है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन करेगा, 12 इलेक्ट्रॉन करेगा। तो यहाँ पे 24 तो आयरन का है भाई, 26 होता है, प्लस 2 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो 24 हुआ। तो 24 का तो खुद आयरन का है, प्लस लिगेंड से 6 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। 6 लिगेंड है, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो इसमें जब 12 ऐड करेंगे तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होगा ये 36, यही इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा। ये हमारा EAN हो जाएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये तो पर्टिकुलर एक प्रोसेस हो गया कि कैसे क्या होता है। लेकिन अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम कैलकुलेट करना चाहें तो सिंपली एक फार्मूला है हमारा, उस फार्मूले से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि EAN दिस इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू लिगेंड डोनर साइट लिगेंड डोनर साइट, मतलब चाहे 2 इंटू लिगेंड कर दीजिए या लिगेंड डोनर साइट। लिगेंड करने का मतलब है कि जब बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड लिगेंड आता है तो उसमें प्रॉब्लम्स आती है, और लेकिन अगर डोनर साइड कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम कुछ और इसी फार्मूले पे करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं CuNH4SO4, हमको दे दिया CuNH4SO4, ये कॉम्प्लेक्स दे दिया। अब कह दिया कि SO4 यहाँ पे सिंपली दे दिया। अब कह दिया कि इसमें जो है इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब है कि हमने क्या कहा था, सबसे पहला प्रोसेस क्या करेंगे आप, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। पहला काम करेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम X मान लेते हैं, प्लस NH3 है 4 है, तो NH3 का हम 0 मानते हैं, 0 मान लिया, माइनस यहाँ पे सल्फेट है, तो सल्फेट का क्या होता है, -2 होता है। देखो H2SO4 होता है, अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 2H प्लस SO4 2 माइनस। इसका मतलब जब भी सल्फेट कहीं लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 माइनस होगा। तो सल्फेट पे 2 माइनस होता है, यहाँ पे -2 कर देंगे, कोई चार्ज है इस पे नहीं है, 0 कर देंगे। तो यहाँ X बराबर क्या आ गया, +2। तो मतलब क्या हुआ, कॉपर हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आप फार्मूला लगा दीजिए, जब फार्मूला लगाएंगे तो EAN दिस इक्वल टू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना, तो 29, कॉपर का 29 हो गया, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +2, इसका मतलब 2 कर दिए। फिर इसके बाद 2 इंटू लिगेंड प्लस 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 4, NH3 4 है तो 4 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 29 में से 2 माइनस करेंगे तो 27 हो गया, प्लस यहाँ पे 2 जब 4 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो हमारा क्या है, 35 है। क्लियर है, समझ में आया। इस तरह से हम पर्टिकुलर किसी भी कॉम्प्लेक्स का EAN रूल कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात करें तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम सिंपली डिफाइन इसको करना चाहें तो हम सिंपली ये कर सकते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इन मेटल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल आफ्टर गिविंग बाय द लिगेंड के देने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल में होता है वही उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स हुआ। इसी तरह से एक और कॉम्प्लेक्स हम और करके कैलकुलेट करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे K2NiCN4 है, K2NiCN4 ये कॉम्प्लेक्स दे दिया आपको, ये कॉम्प्लेक्स दे दिया। अब इसका तो आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है।
तो सबसे पहला प्रोसेस क्या करेंगे हम, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना, तो सबसे पहला प्रोसेस हम क्या करेंगे कि इसका मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे पोटेशियम 2 है तो +2 हो गया, निकल का निकालना है तो X हो गया, साइनाइड का माइनस होता है तो 4 है तो -4 हो गया। दिस इक्वल टू, इस पर कोई चार्ज है नहीं है, बराबर 0 कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा X इक्वल टू -4 उधर जाएगा +4 हो जाएगा, -2 उधर जाएगा -2 हो जाएगा। इसका मतलब X इक्वल टू कितना आ जाएगा +2। इसका मतलब यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गया। अब फार्मूला में अप्लाई कर दिए, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल EAN इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, तो निकल है तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28 होता है। फिर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2, तो -2 प्लस 2 इंटू लिगेंड डोनर साइट, तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितना है CN, मोनोडेंटेड है तो 4 है तो 4 कर देंगे, क्योंकि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसीलिए 2 का मल्टीप्लिकेशन पहले कर दिए। तो यहाँ पे टोटल डोनर साइड लिख देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 में से -2 करेंगे 26 प्लस 2 इंटू 4 8 हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा 34। ठीक, तो इसका मतलब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 34 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है पर्टिकुलर आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए मतलब दे देगा कॉम्प्लेक्स, उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अलग अलग दे देगा। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ठीक है, आ गया तो ठीक, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आएगी। और बोर्ड में भी आता है कि आपको व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, गिव द एग्जांपल्स, या पर्टिकुलर कोई कॉम्प्लेक्स दे देगा, पूछेगा व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सेस। तो आप पर्टिकुलर इस फार्मूला को फॉलो करेंगे और इजीली, बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले प्रोसेस करना पड़ेगा हमको मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। जब तक मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आप नहीं निकाल पाएंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आप प्रॉब्लम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत जरूरी है। ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लिए तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे एक लास्ट जो टर्म है इसमें टर्मिनोलॉजी, वो है हमारा होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक। हम लोग देख लेते हैं। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो जो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। तो अगर हम टोटल कॉम्प्लेक्स टाइप की बात करेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, तो जनरली हमारे 2 तरह के होते हैं। पहला जो होता है हमारा होमोलेप्टिक, लेप्टिक, और दूसरा जो होता है हमारा हेटेरोलेप्टिक होता है, हेटेरोलेप्टिक। तो यहाँ पे होमो मतलब, होमो मीन्स क्या हो गया समान, होमो मीन्स समान, और लेप्टिक मीन्स लिगेंड, मतलब ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स ले ले जिसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में केवल एक तरह का जो है लिगेंड आता है, केवल एक ही प्रकार का लिगेंड रहेगा, एक ही टाइप्स के लिगेंड रहेंगे, उसे हम बोलते हैं होमोलेप्टिक। जैसे अगर हम बात करते हैं K4 FeCN6, ये देखते हैं। तो देखिए ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है हम इसके अंदर देखेंगे, हम बाहर नहीं बात करेंगे। बाहर वाले से इसको कोई मतलब नहीं, इस कॉम्प्लेक्स को कोई मतलब नहीं है, चाहे आप इस साइड लिखो चाहे आप इस साइड लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको फर्क पड़ता है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, इस स्फीयर के अंदर, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके अंदर क्या है उससे फर्क पड़ता है। तो इसके अंदर जो भी मेटल को छोड़ के जो भी चीजें रहती हैं सब लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। और जब लिगेंड एक तरह का रहता है, वन टाइप का होते हैं, सेम रहते हैं, तब हम इसे बोलते हैं होमोलेप्टिक। तो यहाँ पे देखो CN सब है, सभी CN है, तो हमारा क्या क्या लगेगा होमोलेप्टिक, क्लियर है, होमोलेप्टिक। इसी तरह से जो है हमारा ये सिंपली अगर हम इसकी बात करें CrCO6 ये ले लें, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्रोमियम मेटल हो गया, लेकिन यहाँ पे कार्बोनिल है और एक ही प्रकार का है CO मतलब कार्बोनिल है ना, CO मतलब कार्बोनिल। हम CO को एक साथ देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि यहाँ कार्बन अलग है ऑक्सीजन अलग है, ऐसे नहीं, क्योंकि ये केवल कार्बन से ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, ऑक्सीजन से नहीं करता। तो ये हमारा कार्बोनिल हो गया। तो ये कार्बोनिल एक तरह का है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे होमोलेप्टिक। क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक। मीन्स होमोलेप्टिक का मतलब कह सकते हैं कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हैव ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, केवल एक टाइप का लिगेंड रहता है। ठीक है, तो ये हमारा होमोलेप्टिक हो गया।
हेटेरोलेप्टिक का मतलब हो गया कि डिफरेंट टाइप के लिगेंड हो जाए, लिगेंड हो लेकिन अलग अलग टाइप के हो जाए। जैसे हम लोग एग्जांपल लिए थे इसमें कि आयरन है ना, इसके बाद H2O हो गया, ठीक, En ट्वाइस हो गया, ठीक, यहाँ पे Cl हो गया, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे हमारा एक प्लस हो गया, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो यहाँ पे H2O है लिगेंड, En लिगेंड है, Cl लिगेंड है, मतलब 3 डिफरेंट लिगेंड हो गया। तो जब डिफरेंट लिगेंड आते हैं इसमें, जब डिफरेंट लिगेंड आते हैं तब हम इसे बोलते हैं हेटेरोलेप्टिक। क्या बोलते हैं? हेटेरोलेप्टिक। क्लियर है? तो हमारा होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक क्लियर हो गया। तो कहने का सेंस है कि हमारा होमोलेप्टिक का मतलब है कि कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्सेस है जिसमें सेम टाइप के आप लिगेंड होते हैं तब हम उसे होमोलेप्टिक बोलते हैं। अगर डिफरेंट टाइप के जो लिगेंड हो जाते हैं तब हम उसे बोलते हैं हेटेरोलेप्टिक। ठीक है, तो ये हमारा जो टोटल कह सकते हैं कि नॉमेनक्लेचर था, टोटल नेमिंग था, टर्मिनोलॉजी थी। अभी हम कॉम्प्लेक्स के नॉमेनक्लेचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी तो टोटल टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो टोटल टर्मिनोलॉजी थी कि पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में जब हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं तो हम कहाँ पे क्या क्या टर्म यूज करते हैं, क्योंकि जब तक आप एक टर्म नहीं जानेंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जब पढ़ाया जाएगा, इसके आगे जब चला जाएगा तो वहां पे पता लगा हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात कर रहे हैं, हम पता लगा हम लिगेंड की बात कर रहे हैं, हमको पता लगा हम EN की बात कर रहे हैं। तो जब तक ये टर्म नहीं जानेंगे आपको प्रॉब्लम आएगी, समझ में नहीं आएगा। तो ये टोटल टर्मिनोलॉजी थी, टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग थी। तो एक सिंपली अगर हम कह देते हैं कि अगर मान लीजिए सपोज करिए हम एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, एक K4 हो गया, ठीक है, मान लीजिए K4 है, यहाँ पे हम ले लेते हैं Fe है, यहाँ पे Cl6 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे K4 की जगह हम K3 ले लेते हैं, सपोज करिए K4 की जगह K3 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम एक Cl ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स हमारा है तो इसको जो टर्मिनोलॉजी इसमें होती है, इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ये अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले कोई भी चीज रहती है तब हम उसे बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन। मतलब वो हमेशा और हमेशा प्लस में आएगा। अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले कुछ भी लिख दिया जाए, कुछ भी इस कोऑर्डिनेशन के पहले कुछ भी लिखा रहे, डजंट मैटर कि वो क्या लिखा है, अगर कुछ भी लिखा है तो हमारा वो कैटायन होगा, मतलब वो हमेशा प्लस में रहता है। इसके बाद ये हमारा हो गया, ये जो हमारा होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। इसके बाद ये जो होता है हमारा मेटल, इसे हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल हो गया। इसके बाद सेंट्रल मेटल को छोड़ के इस कॉम्प्लेक्स में जो भी चीजें होती हैं उसको हम बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड, लिगेंड बोलते हैं। और ये जो लास्ट में होता है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद जो भी चीजें लिखी रहती हैं, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद जो भी चीजें लिखी रहती हैं, इसे हम बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं? एनायन। मतलब वो हमेशा और हमेशा माइनस के फॉर्म में रहेगा। तो ये चीजें आपको, ये एक जनरलाइजेशन है, पर्टिकुलर कोई भी कॉम्प्लेक्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये जो जितने भी टर्मिनोलॉजी है, ये एक जनरल टर्मिनोलॉजी है, ये मतलब आनी ही आनी है आपको। ये जब भी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे या इसका कोई भी कॉम्प्लेक्स का कोई भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ये सब टर्मिनोलॉजी आनी है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन के पहले जो भी चीजें रहती हैं उसको हम लोग कैटायन बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन जो हमारा ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। उसके बाद सेंट्रल मेटल जो हो गया हमारा मेटल है, मेटल को छोड़ के इसमें जो भी चीजें रहती हैं उसको हम लोग लिगेंड बोलते हैं। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद जो भी कुछ होता है उसको हम नेगेटिव फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनायन। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का रिप्रेजेंटेशन हुआ। इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया टोटल टर्मिनोलॉजी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे टर्मिनोलॉजी फिनिश हो गया। अब इसके फर्दर जो है हम लोग वीडियो इसको बनाएंगे, यहाँ तक हम क्लोज कर रहे हैं इसको। इसके बाद जब हम फर्दर जो वीडियो बनेगा वो हमारा नॉमेनक्लेचर पे बनेगा कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के नाम नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, वो बहुत इजी भी है, कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा, और बहुत इजी वे में बताया जाएगा। तो यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए
ताकि और लोगों तक जो है वीडियो पहुंचता रहे और आप लोग भी उसको देखिए। जो चीजें नहीं समझ में आ रही कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, ओके, थैंक यू।